नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं हर खबर का एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली खबर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त चार्जशीट आई है और इस चार्जशीट की वजह से सियासत गर्मा गई है। दरअसल ये चार्जशीट आई है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अब इसमें क्या क्या आरोप इस वक्त लगाए गए हैं वो विस्तार से इस खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है खालिस्तानियों से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों का पीलीभीत का एक्शन इस वक्त सामने आया और यहां पर पुलिस के साथ इन आतंकियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। जॉइंट ऑपरेशन ये चलाया गया था। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे आज न्यूज पंच में। लेकिन इसके साथ ही तीसरी महत्वपूर्ण खबर आस्था और आधुनिकता का महासंगम है महाकुंभ। जी हां, महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही एक एक तैयारी की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कैसी आई है वहां से तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के न्यूज पंच की। तो शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव से के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत में इस वक्त दिलचस्प होती जा रही है। एक और आम आदमी पार्टी महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर सियासी हमला करते हुए यह आरोप पत्र जारी किया है, जिसको नाम दिया गया है चार्जशीट। बीजेपी ने इस चार्जशीट में केजरीवाल की नाकामियां और घोटालों को गिनाया है और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल सरकार के 10 साल हो गए, लेकिन सिर्फ बवाल हुआ है और जनता बेहाल हुई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए इन तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। इससे ये तो साफ है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी संग्राम छिड़ चुका है और इस सियासी संग्राम पर जुड़ेंगे और अपने संवाददाता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे सियासी संग्राम से जुड़ी हर एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी करते हुए क्या कुछ कहा है। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी। कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है, जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया। तो इस तरीके से हमलावर होते हुए इस वक्त अनुराग ठाकुर नजर आया और इसी के साथ उन्होंने चार्जशीट भी जारी की और इस चार्जशीट में कई सारे आरोप और साथ ही आम आदमी पार्टी की यानी कि दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं उनको गिराते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आखिर दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे क्या है और उनकी जमीनी हकीकत क्या है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर वादा किया गया था, चार्जशीट में कहीं ना कहीं ये तमाम जो वादे हैं उनकी हकीकत नजर आई है। वादा किया गया था कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे साफ मुफ्त नल से जल सुनिश्चित किया जाएगा, ये वादा किया गया था। लेकिन हकीकत कुछ और नजर आई है। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल बनाएंगे, लेकिन हकीकत 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर है। आज 5 साल में यमुना को सुंदर बना देंगे, लेकिन यमुना की तस्वीर क्या है ये आप खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और इसके उलट है। AQI की वजह से लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वादा किया था दिल्ली को करप्शन मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन सीएम, डिप्टी सीएम, 5 मंत्री, 1 सांसद और 10 विधायक जेल होके आ चुके हैं।
दिल्ली का मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह रहेगा, लेकिन 50 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया गया आलीशान बंगले के ऊपर। दिल्ली की सड़कें विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी, ये वादा किया गया था, लेकिन जहां आप देखोगे उधर ही आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर सड़कों पर खुले गड्ढे ही नजर आएंगे। साफ सफाई नहीं की गई है और तमाम ये कमियां इस वक्त नजर आती हैं। ऐसे में जो वादे हैं और जो हकीकत है उसका सीधे तौर पर जो डिफरेंस है वो हमने आपको बताया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्रा, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, ये जो आरोप पत्र सामने आया है, आरोप पत्र जो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसमें पिछले 10 सालों के अंदर कौन कौन से घोटाले हुए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार पर कई सारे आरोप भी नजर आए, भ्रष्टाचार, और साथ ही कौन कौन से मंत्री और विधायक इनके जेल जा चुके हैं, पूरा ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसमें। कृतिका, देखिए, ये आम आदमी पार्टी सरकार की जो विफलताएं हैं उसका एक संकलन किया है बीजेपी ने, और इसलिए इस पर एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में, और सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे उनको पड़ताल किया गया, और ये पाया गया कि किसी भी वादे को अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम नहीं किया है। और इसलिए चाहे यमुना सफाई की बात हो, केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना में जाके डुबकी लगाएंगे। आज 10 साल बीत गया, बीजेपी कह रहे हैं कि आप जाइए यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए, आपको पता चलेगा कि आपने यमुना सफाई के लिए कोई काम नहीं किया है। प्रदूषण को लेकर किस तरह से दिल्ली में स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं, किस तरह से काम नहीं किया गया, कैसे 50 सिगरेट का धुआं यहाँ के बच्चे एक दिन में उनको झेलना पड़ता है क्योंकि प्रदूषण इतना है, उनकी उम्र कम हो रही है, इसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया। कैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन एक शीश महल बनाने का काम हुआ करोड़ों खर्च करके, इसमें 28-28 लाख की टीवी लगाई गई, इसका जिक्र किया गया है। कैसे जो स्कूलों के कायाकल्प की बात कही गई थी, आज 9वीं और 11वीं में तमाम बच्चों को फेल कर दिया जाता है, बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, ये बात कही गई। कैसे आयुष्मान भारत की योजना को लागू नहीं किया गया है, जबकि देश भर में आप देखें, पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, केजरीवाल सरकार ने उसे लागू नहीं किया। और उनकी जो योजना है जो वो एक तरह से जनता को नहीं दे पा रहे हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, तो उसका एक तथ्यपूर्वक पूरा डाटा विवरण इस आरोप पत्र में रखा गया। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही जो जेल जाने की जो कड़ी है उसमें भी कई सारे नाम एक के बाद एक जुड़ते रहे, खुद अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें प्रमुख तौर पर है जेल जाने की कड़ी में, तो ऐसे में उसका भी जिक्र इस आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में किया गया है बीजेपी की तरफ से। कृतिका, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में की गई थी, और उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कोविड के समय में बहुत चर्चा में आया था, जब ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी, तमाम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल कैसे हो, ये अरविंद केजरीवाल ने मॉडल दिया। उनके 8 मंत्री जेल में रहे, कई विधायक जेल में रहे, कई पार्षद जेल में रहे, खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, तमाम जेल में रहे, और घोटालों की जो सरकार एक फहरिस्त वो गिनाई कि कैसे 10 घोटाले, बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में पिछले 10 सालों में हुए हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने एक आरोप सामने रखा है कि अरविंद केजरीवाल इसकी जड़ में है। भले ही अब आतिशी मार्च लेना इस वक्त दिल्ली सरकार की अगुवाई कर रहे हो, आम आदमी पार्टी सरकार ने जो कुछ काला कारनामे किए हैं, अरविंद केजरीवाल उसके जड़ में है, तो बीजेपी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, और उसका कहना है कि भ्रष्टाचार का एक मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने दिया है वो जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। चलिए शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच इस आरोप पत्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई इस चार्जशीट के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरीके से सफाई उन्होंने पेश की है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है, तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया?
तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या काम किया है। हमने तो बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या काम किए गए हैं दिल्ली में, ये बताया जाए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे आरोप पत्र पर अपनी सफाई दी गई है और साथ ही पलटवार करते हुए वो नजर आए। वो कहना है कि बीजेपी की तरफ से क्या काम किया गया, क्योंकि आधी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है और आधी सरकार केंद्र की है। ये बात उन्होंने अपनी रखी है। देखिए, ये कृतिका देखिए, बीजेपी की तरफ से पहले ही इस बात का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था कि दिल्ली वालों को आधी अधूरी सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये वो जिम्मेदारी केंद्र पर नहीं छोड़ेगी कि अगर दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है तो वो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हुआ है। आयुष्मान भारत क्यों आखिर दिल्ली में लागू नहीं हुआ, क्यों आखिर गरीबों को पक्के आवास देने में अड़ंगे लगाया गया, जो देश भर में आवास दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें भी दिल्ली में गरीबों को आवास मिले। इसको लेकर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी सरकार ने क्यों नहीं की, ये सवाल पूछा गया है। और जब 5 लाख का मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, 5 लाख का जो मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, वो फिर दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुई। हम जानते हैं कि वो बुजुर्गों को, 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों पर वो देश भर में लागू हो गई है, और दिल्ली के बुजुर्गों को वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो ये बातें बीजेपी की तरफ से कही गई है कि अपनी विफलताओं या फिर दिल्ली में जो कुछ वादे करके आए थे उन वादों को पूरा नहीं किया केजरीवाल ने, तो अब वो केंद्र सरकार की तरफ बात घुमाना चाहते हैं। तो ऐसी आधी अधूरी सरकार दिल्ली को नहीं चाहिए। बीजेपी की सरकार होगी, वो पूरी सरकार होगी, सारी जो वादे हैं जो बीजेपी करेगी उसको पूरा करेगी, उसमें कोई बहाना नहीं। शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपनी सफाई इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने ऑपरेशन खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन सफल भी रहा। दरअसल इसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया और इन आतंकियों ने दरअसल पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। ये तीनों आतंकी तभी से वांछित थे और पंजाब पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को तीनों आतंकियों की लोकेशन पीलीभीत के पूरनपुर में मिली, जिसके बाद पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर तीनों आरोपियों की घेराबंदी की और इस दौरान आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में तीनों खालिस्तानी आतंकी ढेर हो गए। आपको बता दें कि ये तीनों ही पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। इस एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस का कहना है कि तीनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसके बाद अब ये तो कहा जा रहा है कि गुरदासपुर में हुए हमले को पुलिस ने पीलीभीत में हिसाब कर दिया। पर सवाल अब ये है कि आखिर ये तीनों आतंकी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में क्या कर रहे थे, क्या थे इन आतंकियों के इरादे, इस पर करेंगे बात। तो पीलीभीत में यह एनकाउंटर हुआ है जहां पर 3 खालिस्तानी आतंकी इस वक्त ढेर हो गए हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो ये आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस दोनों ने मिलकर ये संयुक्त अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन सफल भी रहा है। लेकिन सवाल अब यही उठकर आ रहा है कि आखिर ये तीनों आतंकी वहां पर क्या कर रहे थे, क्या इनके इरादे थे, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट अभी तक मिल पाई है? रामेंद्र, देखिए कृतिका, अभी यह अपडेट तो नहीं मिला है कि क्या है, लेकिन पुलिस उस कनेक्शन की तलाश कर रही है। क्योंकि जब चरम पर आतंकवाद पंजाब में था तो लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर में बड़ी घटनाएं हुई थी। कई लोगों को इन्होंने मार दिया था, कई बसों में बम विस्फोट किया था। तो ऐसी तमाम घटनाएं की थी जिससे वो वाला हिस्सा पूरा जो 3-4 जिलों का है वो दहल गया था और वहाँ जाने से लोग कतराने लगे थे कि शाम से ही सड़कें सूनी हो जाती थी। तो जो ये कनेक्शन है, ये कोई नया कनेक्शन नहीं है, लेकिन कौन लोग हैं यहाँ जो उनको आश्रय दे रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या इनको सुरक्षित स्थान दे रहे हैं, या यूपी में भी इस तरीके घटना करने की उनकी कोशिश थी। इस पर पुलिस काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी में है, ये नेक्सस जरूर सामने आएगा और उन लोगों की भी धरपकड़ होगी जिन लोगों ने इनको आश्रय दिया था। रामेंद्र, इन तीनों आतंकियों का जानकारी तो पंजाब पुलिस को मिली, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या इनके साथ और कौन कौन थे, क्या कड़ी से कड़ी अभी तक जोड़ी गई है, कहां तक पहुंची है?
नहीं, एसपी से जो बात हुई उन्होंने कहा कि अभी ये पहला ऑपरेशन था जिसको हमने अंजाम दिया और इनके मोबाइल्स लोकेशन, किससे कॉल डिटेल्स ये सारी निकाली जा रही हैं। तो जिन लोगों के संपर्क में रहे हैं वो सारे चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कल रात ही पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी थी कि पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में इनकी लोकेशन मिल रही है। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, एसपी स्वयं और इस ऑपरेशन में शामिल थे, एसटीएफ थी, कई थानों की फौज थी और पंजाब पुलिस थी। तो जब इन लोगों ने फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में मारे गए और ये तीनों बड़े आतंकवादी थे। पंजाब में इनकी डिटेल्स आपके पास है कि किस तरीके से इन्होंने चौकी में बम विस्फोट किया, कई और घटनाओं में शामिल रहे हैं। हालांकि इनकी उम्र देखी जाए तो कम है, 23, 25, 18 इस तरीके से आ रही है। लेकिन जिस तरह घटनाएं किए थे वो आने वाले समय में देश के लिए संकट पैदा कर सकते थे और ये नेक्सस अगर आगे बढ़ता तो कई और लोग इनके साथ जुड़ सकते थे। तो उसका तो समापन हो गया, लेकिन अभी एक और कड़ी बाकी है कि कौन लोग हैं इनके पीछे, कैसे यहाँ तक आए हैं। चूँकि सहारनपुर का गलियारा पार करते हुए यहाँ तक आते हैं तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पार कराया, इतने आमनेशन लेके कैसे यहाँ तक आए। तो ये पुलिस की कार्रवाई में शामिल है और जल्दी ये सारा सच सामने आएगा। अब फिलहाल इस सच का तो इंतजार है ही, लेकिन इसको लेकर के यूपी पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी अब दिखा रही है और आगे किस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है इस सफल ऑपरेशन के बाद। कृतिका, यूपी पुलिस हमेशा संजीदा रहती है। मुख्यमंत्री ने सदन में भाषण में कहा कि निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, यानी पृथ्वी पर ये रहेंगे नहीं। जिस तरह भगवान राम ने कहा था हम उनके अनुयायी हैं, यहाँ इस तरीके का आतंकवाद और अपराधी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है तो दूसरे चौराहे पर वो ढेर होना चाहिए। तो स्पष्ट निर्देश है, पुलिस चौकन्नी है, इसीलिए मारे गए हैं। अन्यथा शायद इनको दूसरी सरकारें होती तो पनाह मिल गई होती। तो सरकार का एजेंडा बहुत क्लियर है इस मामले में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखें तो ये सफल ऑपरेशन चलाया गया पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से और इस संयुक्त ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। हालांकि इनकी जैसे ही जानकारी मिली थी कि ये पीलीभीत में मौजूद है, तुरंत ही ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस वहां पर पहुंची। लेकिन इसी बीच जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस ने तीनों आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया। इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे कुंभ की तैयारियों को लेकर। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। देश की उन्नति जिनके हाथों लिखी जा रही, जिनके कठिन परिश्रम से फसलें लहलहा रही, उन किसानों को कृतज्ञ भारत करता है नमन। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। पीएम किसान योजना के तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए, MSP हेतु 2 लाख करोड़ रुपए, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है और भारत सरकार कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए निरंतर अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगातार जारी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर आस्था और आधुनिकता का अद्भुत मेल हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी के दौरे पर हैं, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल प्रयागराज सनातन संस्कृति के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है और प्रयागराज की जो महत्ता और प्राचीनता का विवरण ऋग्वेद से लेकर के पुराणों और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। और इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक संगम नगरी में हमें देखने को मिलेगा और इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। इस बार बेहद ही भव्य और ऐतिहासिक तरीके से महाकुंभ मनाया जाएगा, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कैसी है वहां की तैयारियां वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे की पूरी अपडेट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो किस तरीके की चल रही है तैयारियां, ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचे तो वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही वहां पर तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान की। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये देखिए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए भी नजर आए हैं और दशाश्वमेध घाट की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में महाकुंभ जो लगने जा रहा है उसको लेकर एक अपडेट ले रहे हैं, साथ ही एक तस्वीर और मॉनिटरिंग लगातार उनकी जारी है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कोई भी कमी, कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर यह आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और इसको लेकर खुद भी वो वहां पर जा करके और ये टेंट सिटी जो वहां पर लगाई गई है उसका भी देख रहे हैं कैसी तैयारियां हैं टेंट सिटी में। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और श्रद्धालुओं से पहुंचने से पहले क्या तैयारियां हैं उसकी पूरी समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम है और साथ ही महाकुंभ की भव्य तैयारियां क्या हैं। इस बार प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश महाकुंभ के में से दिया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर प्लास्टिक मुक्त रहेगा इस बार का पूरा महाकुंभ। और ये सबसे अच्छी बात है, क्लाइमेट एक्सचेंज की हम लगातार बात करते हैं, तो ऐसे में इसके साथ ही महाकुंभ के लिए 5,435.68 करोड़ रुपए का भी बजट का आवंटन हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की जो सुरक्षा है और उनकी जो सुविधाएं हैं उसमें लगेगा। 10,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती महाकुंभ में की जाएगी, जो कि 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 हाईटेक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इन हाईटेक ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी पुलिस की तरफ से। श्रद्धालुओं और संस्थानों के लिए करीब 1.8 लाख तंबू वहां पर लगाए जाएंगे। तो ये साथ ही आपको अगर देखा जाए तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। गंगा की स्वच्छता के लिए 700 गंगा प्रहरी भी वहां पर जुटेंगे, यानी कि गंगा हमारी जो स्वच्छ है वो स्वच्छ ही बनी रहे, इस पर भी नजर लगाता रहेगी। महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला भी घोषित किया गया है और इसी पर हम ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग लगातार वहां की कर रहे हैं और आज एक बार फिर से महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वहां पहुंचे हैं। देखिए, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कर रहे हैं। ये आस्था, विश्वास और संस्कृति का महाकुंभ तो है ही, लेकिन ये देश और उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग का भी एक चेहरा है जो यहाँ आएगा। 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने को उम्मीद है। इसमें वो श्रद्धालु भी हैं और पर्यटक भी हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था है और जो पर्यटन के लिहाज से आना चाहते हैं, 5 स्टार व्यवस्थाएं चाहते हैं, उनके लिए टेंट सिटी, डोम सिटी, इस तरह अलग अलग बनाया गया है। तो दोनों की अलग व्यवस्था। जब उत्तर प्रदेश से जाएं तो देश और उत्तर प्रदेश का एक पहचान लेकर जाएं कि उत्तर प्रदेश किस तरह बदला है, क्या देश किस तरह बदल रहा है, कैसे इतने लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है। शायद इससे बड़ा कोई आस्था का कुंभ तो नहीं लगता होगा पूरी दुनिया में। तो कैसे इतने लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वो भी लेकर के जाए कृत का यहाँ से। ये प्रयास मुख्यमंत्री योगी का है कि यहाँ से पहचान अच्छी लेकर जाए लोग। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बार इस महाकुंभ से सीधे तौर पर प्लास्टिक मुक्त का भी संदेश दिया जा रहा है। देखिए, इस तरीके से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो और लोग हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि थाली लेकर लोग दान भी कर रहे हैं और थाली लेकर, यानी प्लास्टिक ना जाए, थाली और थैला लेकर निकलें कि अगर आपको सामान में खरीदारी करनी तो पॉलीथीन का उपयोग ना हो, थैले में आप करिए। अगर भोजन करना है तो आप थाली लेकर आएँ, तो उससे वहाँ की जो पवित्रता है वो बनी रहेगी, स्वच्छता बनी रहेगी, नदियों की स्वच्छता बनी रहेगी, गंदगी नहीं होगी। हालांकि पिछली बार भी जो कुंभ था, ये तो महाकुंभ है, जो पिछली बार कुंभ था उसमें भी स्वच्छता के अलग मापदंड स्थापित किए थे। प्रधानमंत्री ने खुद उन लोगों के पैर धोए थे जिन लोगों ने कुंभ में स्वच्छता की थी। तो ये एक मानक बनाया गया है कि वो लगातार रहे और स्वच्छता कुंभ में दिखनी चाहिए। उसके प्रयास प्रशासन भी कर रहा है और भी लोग कर रहे हैं कि स्वच्छता बनी रहे कृत का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो कुंभ की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार समीक्षा की जा रही है और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार एक एक अपडेट पर वहां पर नजर रख रहे हैं कि किस तरीके की चल रही हैं महाकुंभ की तैयारियां। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो ये थे आज न्यूज पंच की तमाम खबरें और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इसी के साथ तैयारियां जो है महाकुंभ की वो भी लगातार जारी रहेंगी और इसके साथ ही
कल फिर सुबह 10:30 बजे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।